रखा है यहाँ राजनीति में जी साहब ये तकरीबन जुड़े सभी दर्शकों तो को अपना ये आपको दिखा रहे टोडे न्यूज़ पर गांव चांदपुर जिला जिंदगी गांव चांदपुर से उनका अपने प्रति को लगाव होता है को नहीं जहाँ पूछे तो कुंडो साहब इसे अपने जो ये 8 किले मेरा बाबू का 8 ही निके हैं वह 2 किले हुए 4 भाई हाँ मैं मेरा आपने बस ये 4 किले मारा हुआ है हम जिसकी विचारधारा प्रभावित हो गए इनके साथ लग रहे हैं। तो दूसरा दौर है तो जो उड़े शिक्षा की बात करा इन्हें बस की सारी बात तो बाकी ये बतावेंगे भी। तो धन्यवाद जी सभी को। महम से विधायक बलराज कुंडू पहुंचे आज गांव चांदपुर में। आपके बीच में बुलाना चाहूंगा भाई जगरूप जी शरावत जी आए और अपने विचार रखे। जगरूप शरावत जी ये भाई अपना दुर्जनपुर गांव से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी गांववासी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुँचने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आपके उचाणा विधानसभा के अंदर जब से विधानसभा बनी है बड़ी संख्या में आप लोगों को किसी न किसी तरीके से भाई भतीजावाद के माध्यम से या बरगलाकर आप लोगों का बेवकूफ बनाने का काम किया है। उचाणा के अंदर ना कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है, ना उचाणा के अंदर कोई कॉलेज है, ना उचाणा के अंदर कोई पार्क है और ना फिलहाल उचाणा के अंदर कोई बस स्टैंड है। तो उचाणा का ऐसा दुर्भाग्य किसने किया, उसका जिम्मेवार कौन है, ये थोड़ा सा हमारे को विचार करना पड़ेगा। और हमारे युवाओं को पढ़ने के लिए या तो कैथल जाना पड़ता है या जींद जाना पड़ता है, कोई कॉलेज की व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है। तो कुछ लोग अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। आज का युग सोशल मीडिया का युग है, सब लोग जानते हैं देखते हैं। और बलराज कुंडू भाई जब विधानसभा के अंदर बोलते हैं तो हमेशा ही आवाज उठाते हैं। ये नहीं देखते कि मैं महम से विधायक हूं तो महम के लोगों की आवाज उठानी है। महम में तो इन लोगों इसने अपने विधायक जी ने इतना काम करवा रखा है, आप लोगों की रिश्तेदारियों की पता करवा लेना। तो विधानसभा के अंदर गरीब की, मजदूर की, किसान के, असहाय की, महिलाओं की, बेरोजगारों की हमेशा आवाज उठाने का काम करते हैं। और आपको याद दिला दूं जब किसान आंदोलन चल रहा था तो 24 घंटे इनका लंगर टिकरी बॉर्डर पर चल रहा था और किसानों के घरों में जा जाकर इस व्यक्ति ने, एक अकेला विधायक है 90 विधायकों में, जितने भी किसानों के घरों में शहादत हुई सबका सहयोग करने का काम किया। और पता नहीं कितनी बेटियों को गोद लेने का काम किया। और पता नहीं कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका हर महीने फीस भरने का काम करते हैं। एक सोच होती है, नीति और नियत होती है जो इंसान के अंदर परिवर्तन लेके आती है। तो आपको अच्छी सोच के साथ जुड़ना चाहिए। तो अपने को ये नहीं देखना चाहिए कितना बड़ा खानदान का डिप्टी सीएम बन गया, कोई बड़े बड़े इस्पात मंत्री बन गए। तो चाहते तो अगर नीति और नियत सही होती तो आज उचाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े कारखाने होते और हमारे युवाओं को रोजगार होता। हमारे युवा आज धरती को बेचकर विदेशों में जाने के लिए मजबूर ना होते। आपके नजदीक कैथल है, कितनी सारी घटनाएं हुई हैं, वहां पर युवाओं के साथ क्या होता है आपको भी पता है। जो बाहर से हमारे यहाँ मजदूर आते हैं ना, विदेशों में जाकर देखना, उनसे उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। आप लोग सोचते हो कि वहां वो एसी में बैठते हैं। तो ऐसी हालात पैदा किसने की, ये विचार करने वाली बात है। इसलिए अच्छी सोच के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है अपने युवाओं के भविष्य के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। और महिलाओं की आस जो आप लोगों ने देखा होगा हरिद्वार के अंदर भाई साहब ने बसें भेजी, इनका उचाणा से क्या लेना देना है। विधायक तो उन्होंने महम से बनना है, चुनाव भी महम से लड़ना है, लेकिन इनके मन में एक टीस है कि मैं कम से कम अपने लगती विधानसभाओं में कम से कम अलग जगाने का काम करूं। और जो सच की लड़ाई है उसमें ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ूं जो इस हरियाणा की तस्वीर बदलने में मेरा सहयोग करें। कई बार विधायक जी कहते हैं मैं अकेला पड़ जाता हूं विधानसभा में, तो इसलिए इनका सहयोग करें। और आपका न्योता देने के लिए आए हैं, कुछ बात बताने के लिए, बाकी बातें तो विधायक जी बताएंगे। और यहाँ पर 2 मिनट बोलने के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव तस्वीरें टोडे न्यूज़ पर शेयर करते रहे वीडियो को। बहुत ही आदर और सम्मान के योग महम से निर्दलीय विधायक हरियाणा की जनता को जगाने के लिए, चेताने के लिए इस प्रकार से चौपालों में पहुंच रहे भाई बलराज कुंडू जी, आपके गांव के सरपंच भाई राजेश जी, सम्मानित मंच, चूड़पर गांव के, चांदपुर गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके मन में एक सवाल होगा कि विधायक महम का और वह शिखर दोपहरी चांदपुर गांव में किसी की ब्याह शादी में आए या कहीं दुख सुख में बैठने आए, वो बात तो जचती है। वह विधायक जी की कोई रिश्तेदारी होगी, उसमें आए होगे।
मैम वाला विधायक और उचाना में जनसभा चौपाल में आने का क्या कारण है? ये सवाल है कि तब नहीं है? सोचते हो गया बात। आज इसलिए आए हैं विधायक जी कि आज जो उचाना के हालात हैं, ऐसे ही हालात 4.5 साल पहले मैम विधानसभा के भी थे। वो कैसे थे? उचाना में आपने चौधरी वीरेंद्र सिंह को विधायक बनाया, विधायक से वो मंत्री जा बने, एमपी बनाया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। जब उनका इससे भी काम नहीं चला, उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता जी को आपने एमएलए बनाया, और फिर इससे भी चौधरी साहब का पेट नहीं भरा तो आपने उनके बेटे को सांसद बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? उनका पूरा परिवार आपने सेटल कर दिया। चाहे वो 100 साल जिए, उनको घर बैठे पेंशन मिलेगी। और बदले में चांदपुर गांव के लोगों को क्या मिला? ना बिजली है, ना पानी है। सरपंच साहब कह रहे थे बस शिव मंदिर बनने लग रहा है, उसके लिए इन्होंने विधायक जी के आगे अपनी बात रखी। अगर अपना नुमाइंदा मजबूत होता और अपना एमएलए, अपना एमपी काम का होता तो अपने विधायक जी को ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। 20-30 लाख रुपए देकर वही अपने मंदिर को बना देता कि नहीं बना देता। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 40-45 साल सत्ता में रहे, चाहे मुख्यमंत्री कोई रहा हो, लेकिन वो हरियाणा में दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। बहुत मजबूत नेता रहा हो, पार्टी में उनकी पूरी चला करती, कांग्रेस में भी। लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन लोगों की सोच थी कि उचाना के लोग अगर पढ़ लिख गए और उचाना के लोग अगर पीछे कमा गए, कहीं तरक्की करके नौकरी लग गए, कहीं बिजनेस लग गए, फिर इन तेरी बातों में नहीं आवेगी। उनकी यह सोच थी, इसलिए इनको अनपढ़ रखा जाए। आज देखो आप उचाना में कोई सरकारी कॉलेज उचाना में नहीं, खुद की दुकान खोल दे राजीव गांधी के नाम से, ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। उसके बाद देखो आप उचाना में बस स्टैंड नहीं, उचाना में सरकारी हॉस्पिटल पिछले प्लान में बना था, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं, एक्सरे की मशीन नहीं। किसी को तेज तकड़ा ताप बुखार चढ़ जाए, उसकी दवाई लेने की व्यवस्था भी उचाना के अंदर नहीं। मशीन है डॉक्टर, उस पे ऑपरेटर अभी आ गया, उस पे मशीन है। 45 साल की अगर मैं बात करूं, 45 साल में एक मशीन आती है और 45 साल में उसके ऊपर ऑपरेटर आता है। वो ऑपरेटर बैठेगा नहीं बैठेगा, पत्रकार महोदय, तो बाद की बात है। किसी का उसमें एक्स्ट्रा उतरेगा नहीं उतरेगा, वो भी बाद की बात है। कहने का भाव ये है, 45 साल में जिस उचाना को चमकता बनना था, जिसके अंदर विश्वविद्यालय खुलना चाहिए था, वहां कॉलेज नहीं। जिसके अंदर खेल का बड़ा स्टेडियम होना था, वहां ग्राउंडों की आप गांव में बात करो, 4 दीवारी नहीं, पीने का पानी नहीं। आज इस प्रकार के हालात बने। जब इस सारी बातों से दुखी और परेशान हम लोग हुए, उचाना के सारे लोग, इन्होंने एक फैसला किया कि वह वीरेंद्र सिंह का एक बार सरिया निकालना। सरिया निकालने के चक्कर में गाटर ले लिया। 350 किलोमीटर दूर से आदमी को ला करके, सिरसा के आदमी को ला करके आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। बनाया न्यू सोच के था वीरेंद्र सिंह का सरिया काटेंगे, और ये सरिया चक्कर में गाटर ले लिया नहीं ले लिया, वो उसका भी किमिन लग गया है। और उन्होंने जो आगे काम किया, जगदीश सिहाग भिवानी का यहाँ का प्रभारी बना दिया कि वह जगदीश सिहाग ने पूछो यो मेरा मुंशी है, आगे किसकी गली पास करनी है, किसका छोरा HKRN में लगाना है, कहाँ बस लगानी है, इस बात के लिए जगदीश सिहाग बिठा दिया। विधायक जी कह रहे थे भाई अगर हमारे महम में यह बात होती, रोहतक में यह बात होती, तो मारवाड़े लोग तो गुनिया बात चलन देते। इससे ये पता लगता है, एक कड़वी बात आपको कहूंगा, हम उनकी बातों का विरोध नहीं करते। वोट हमारे ले गया सिरसा का और चौधर करे उसके ऊपर भिवानी का जगदीश सिहाग, और उचाना वाले चलो रैली में झंडे ला दो, रुके मार दो, बूथ पे लड़ो। आज ये हालात अगर हैं, इसके जिम्मेवार ना दुष्यंत चौटाला है ना वीरेंद्र है, आपे खुद। हाँ, क्योंकि जब वोट डालने के लिए स्कूल में जाते हैं, इस अपना अंगूठा ने और बूथ को नहीं बैठे मशीन में, आप पे आप दबाइयो, आप दबा दबो दाऊ नहीं दब दे। इसलिए अपनी ये कमजोरी है कि आपे अपने आदमी को आगे नहीं लेके आ रहे। जब तक उचाना हल्का का कोई भी किसी भी गांव का नौजवान बेटा बेटी, कोई हमारा बुजुर्ग राजनीति में आगे नहीं आएगा और उसका हम साथ नहीं देंगे, फिर ये बड़े लोग आपके पास आएंगे
एक बार वो वोट ले जाएगा, एक बार वो ले जाएगा। कोठी भी इनकी वही है, एक बार चाबी वीरेंद्र सिंह ले ले उसकी, एक बार दुष्यंत ले लेगा। और आपे बैठे रहेंगे गांव में, अपनी नाकड़ियां सुनवाई होगी, नाकड़ियां कोई अपनी कोई समस्या का समाधान होगा। इसलिए विधायक बलराज कुंडू जी ये कहने आए हैं कि भाई आज से 4.5 साल पहले महम विधानसभा के भी यही हालात थे। विधायक बलराज कुंडू जी पिछले गांव में भाषण में कह रहे थे कि वो टिकट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास भी गए थे एमएलए बनने से पहले। उन्होंने शमशेर खरकड़ा को टिकट दे दी। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से भी टिकट के लिए संपर्क किया, उन्होंने भी डांगी को टिकट दे दी। विधायक जी को टिकट इसलिए नहीं दी ताकि बलराज कुंडू सरीखे के लोग अगर एमएलए बन गए तो फिर कल को अगर कोई गलत बिल पेश होगा तो ये वहां विधानसभा में तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन महम की जनता ने बलराज कुंडू जी को टिकट दे दी और निर्दलीय चुनाव लड़वाया। और विधायक जी ने दोनों आगे गोडे टिकवा दिए। दोनों चौधरी थे बड़े बड़े हुए भी। मैम से जो डांगी है तो ये गौतम मन ने तो हल्का में 2000 नौकरी ला रखी, मैं तो हरूंगा नहीं। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से लूट मिचाई, जनता उससे दुखी परेशान थी और विधायक बलराज कुंडू जी को निर्दलीय एमएलए बनाया। और आज बलराज कुंडू जी इस प्रकार की बात करने उचाना में आए हैं कि भाई उचाना वालों, अब की बार इन दोनों का कलेश काट दो और किसी अपने आदमी को चुन लो ताकि आपका वो भला कर सके, आपको 5-10 किलोमीटर पे वो मिल सके। बाकी की बात आपके बीच में विधायक जी बताएंगे। और मेरे से अगर कोई बात कोई गलत निकल गई हो तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ करना, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा। और अब बुलाना चाहूंगा महम से निर्दलीय विधायक भाई बलराज कुंडू जी आए और अपने विचार रखें। भाई बलराज कुंडू जी। आज चांदपुर गांव की इस पवित्र धरा में चौपाल के प्रांगण में यहाँ मौजूद आपके लाडले सरपंच साहब और आपके हलके के एक जुझारू युवा, मेरी टीम के जिला जींद की जिम्मेवारी निभा रहे युवा उसकी भाई अनुराग खटखड़ जी, नेहरा जी, भाई जगरूप जी, सुरेश जी और यहाँ मौजूद मेरे इस गांव के सम्मानित बुजुर्गों, मेरी आवाज सुन रही मेरी मातृशक्ति युवा साथियों, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। जैसा कि अनुराग भाई ने बताया कि वाकई में ही आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि मैम का विधायक बलराज कुंडू उचाना में क्या करना रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे खानदान में कभी किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव लड़ने की भी नहीं सोची। और एक किसान परिवार में एक फौजी के घर में पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ, गांव के स्कूल की शिक्षा है, खेत का कोई काम नहीं है, हड़ तो जोड़ नहीं रखा जो मैंने नहीं किया, छोटे से जमींदार के घर में पैदा हुआ। मेरे पिताजी फौज से जब रिटायर आए तो उनके पैसे थोड़े से पैसे लेकर एक पुराना ट्रक लेकर काम शुरू किया था। मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से, ईमानदारी और मेहनत के साथ जो हमने काम शुरू किया उसमें भगवान ने बरकत दी और एक ठीक ठाक मुकाम पर जब पहुंच गया तो उसके बाद अंतरात्मा से एक आवाज आई, क्योंकि जब उस बिजनेस में राजनीतिक लोगों से मिलना जुलना हुआ तो पता लगा किस प्रकार से ये राजनीतिक मंत्री लोग इस प्रदेश को लूट रहे हैं। तो मन में एक पीड़ा उठी कि किस प्रकार से ये शोषण कर रहे हैं मेरे उस ग्रामीण अंचल का, युवाओं का, किसानों का, गरीबों का।
तो इस राजनीति में कुछ करने का जज्बा लेकर इसका मन बनाया। और अपने पिताजी को जब मैंने जिक्र किया, मेरे फादर साहब बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं आज भी पॉलिटिशियन लोगों से, चोर बताते हैं इनको। तो मेरे को भी गालियां देने लगे और कहने लगे 2 पैसे कमा लिए, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उनसे वादा किया, नहीं पिताजी, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा जिससे आपका सीना चौड़ा होगा। एक नई रिवायत, एक नया सोच और नए लोगों को जगाने का काम करूंगा इस राजनीति में। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने मेरी बात को मानकर मुझे हाथ तो भर दी, लेकिन उनका मन आज भी राजनीतिक लोगों के प्रति अच्छी सोच नहीं है, उनको चोर ही बताते हैं। तो मैंने पहला जिला परिषद का चुनाव लड़कर मैं 10,000 वोटों से जिताया। लोगों के बीच में जाकर मैंने वोट नहीं बनाई, उनके दिलों में जगह बनाई। मेरे महमलके के बुजुर्गों ने मुझे अपना बेटा माना, मेरी मातृशक्ति ने अपना बेटा, सगे बेटे से भी ज्यादा, और वहां की बहनों ने मुझे अपना सगे भाई से भी ज्यादा भाई समझा। जिसका नतीजा है कि रक्षाबंधन पे 15-15, 20-20 हजार बहनें मेरे को राखी बांधती हैं। वो शायद अपने भाई के पास नहीं जाते होंगे, लेकिन मेरे पास राखी बांधने जरूर आती है। तो मैंने ऐसा उनके दिलों में जगह बनाकर लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा। मैंने पहली बार एमएलए बनकर उस विधानसभा को देखा। मैं कभी बाहर से पता था कि हमारी विधानसभा, लेकिन अंदर नहीं देखा था कभी कैसी है। और जब वहां 2-4 विधानसभा के सत्र हुए, मैं तो पहली बार नॉन पॉलिटिकल फैमिली से था, पहली बार विधायक बन के गया था। और वहां का जो हालात देखे तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आपने देखा होगा कि मैंने उन चोरों के खिलाफ रोहतक का एक मुख्यमंत्री का सबसे खास आदमी, सबसे खास उसका एजेंट मनीष ग्रोवर, उसके खिलाफ उसके जो घपले घोटाले थे उनकी कागज पत्र फाइल की इकट्ठी करके मैंने विधानसभा में जो आवाज उठाई थी, मेरे ख्याल पूरा हरियाणा नहीं पूरे देश ने देखा होगा उसको। और उसके बाद जो जो आगे घटनाएं हुई, जो मेरे सामने किसी सरकार की सच्चाई आती गई, तो मैंने विधानसभा में ही घोषणा की थी 3 महीने के बाद ही। आज तक के इतिहास में कभी किसी निर्दलीय विधायक ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया होगा मात्र 3 महीने के अंदर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन मैं इस राजनीति में सेवा करने के लिए आया था, अपना घर भरने के लिए या लूट करने के लिए नहीं। मैं अगर मेरे अंदर वो सोच होती तो मैं भी सरकार के साथ रह गए हजारों करोड़ रुपए कमा लेता, गोपाल कांडा की तरह कॉलोनियां काटता, फ्लैट बनाता बड़े बड़े। मेरा भी काम धंधा मुझे करना आता है, मुझे पता है। गोपाल कांडा मेरे पास कई बार आया भी इसके लिए, क्यों सरकार से लड़ रहे। लेकिन मैं एक जज्बा अलग लेके कुछ करने की चाहत और उस किसान का दर्द मैं जानता था। मैंने वो सारे काम किए हैं। रात को कड़कती ठंड में गेवा में जब कोड़ दी जाती है तो पानी का जब बंदा लेकर जाए तो उसमें किसान को कितना दर्द होता है। ना काबू आओ तो खुद बैठ जाएगा जाटा उसमें पानी रोकना नहीं। वो सारी तकलीफें जो किसान किसानी में झेलता है उनको मेरे को एहसास है। मैं बेरोजगारी में, मैंने भी कॉलेज में पढ़ता था तो पुलिस में भर्ती होने के लिए और जो है नौकरी पाने के लिए टेस्ट दिए हैं, तो मुझे उस बेरोजगारी का भी एहसास था। बेरोजगारों के लिए कितनी बड़ी तकलीफ होती है रोजगार पाने के लिए। गांव में क्या क्या तकलीफें होती है, लाइट की, पानी की, बिजली की, सारी चीजों की, स्कूल की, अस्पताल की, वो सब देखी हुई थी। तो मेरे अंदर एक वो दर्द हो, एक टीस्ट है कि उस ग्रामीण अंचल का इतने साल हमारे हिंदुस्तान को आजाद हो गए, आज भी हमारे गांव पीने का पानी तक भी स्वच्छ नहीं मिलता गांव में। झूठ तो नहीं कह रहा।
इतने साल हमारे को देश को आजाद हुए, आज पानी भी अभी तक जो ना हमारे को मिला नहीं है, जो स्वच्छ पानी हमारे को पीने का मिलता हो। शहरों में, गांव में भेदभाव किया जाता है। शहरों में 24 घंटे लाइट तो महाराड़ है, 8-8 घंटे की लाइट। वोट हम डालते हैं, शहर वाले कम डालते हैं। लेकिन ये व्यवस्था बन गई ऐसी, क्योंकि पैसे वाले लोग रहते हैं शहरों में। सरकार के मंत्री वगैरह शहरों में रहते, गांव में नहीं रहते। तो उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए मैंने विधानसभा में आपके बच्चों का जो आज बेरोजगारी में हरियाणा 1 नंबर पर पहुंच गया है, उनकी आवाज उठाई कि आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है, नौकरियां खत्म हो गई हैं, डीसी रेट पर उनका शोषण किया जा रहा है। किसान की आवाज उठाई, किसान को खुशहाल किया जाए। आज मेरा किसान मर रहा है, बर्बाद हो रहा है। उस गरीब की आवाज उठाई। महंगाई और भ्रष्टाचार लूट के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन मुझे तकलीफ तब हुई जब मैंने देखा कि वहां मेरा साथ देने वाला कोई नहीं मिला। उस विधानसभा के अंदर मुझे बलराज कुंडू अकेला पड़ गया वहां पे। और मैंने जब उस सारे खेल को समझा, आपने देखा होगा विधानसभा में मैंने कई बार इस बात को बोला है, तुम जो यहां बैठे हो सब गुलाम हो, गूंगे और बहरे हो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि अपने लोगों की जिन्होंने वोट डालकर तुम्हारे को इस विधानसभा में भेजा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उनके लिए एक शब्द बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर नहीं है। ये सच्चाई है। इस बात को आपको बताने के लिए कि राजनीतिक दल, ये राजघराने, मात्र 4-5 राजघराने, ये अपने गुलामों को और पंगुओं को, अपने चाटुकार जो उनके जयकारे लगाते हैं, उनको टिकट देकर आप लोगों के बीच में छोड़ देते हैं। और आप उनको टिकट उसके नाम पर, कोई देवीलाल के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, कोई पार्टी के नाम पर उनको वोट डालकर और उनको बनाकर विधानसभा में भेज देते हैं। वो सिर्फ अपने नेताओं के जयकारे लगाते हैं, तुम्हारे लिए कोई चिंता नहीं करते। ये टीस और पीड़ा जब मैंने देखी तो मैंने महम के लोगों से जाके चर्चा की, उस दर्द को बताया मेरे अपने परिवार के साथ, और उनसे पूछा कि मैं इसके लिए, इस प्रदेश को जगाने के लिए निकलना चाहता हूं, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो उन्होंने कहा ठीक है, यहां की चिंता मत करो, आप प्रदेश में जगाओ, प्रदेश के लोगों को जगाओ। तो मैंने वो यात्रा भी निकाली, आपने देखा होगा। मेरे साथ के विधानसभा के कई साथियों ने मेरा मजाक भी किया। यात्रा निकालने की जो घोषणा कर दी वो बहुत बड़ी बात होती है, पार्टियां निकालती हैं, उसके लिए सिस्टम और व्यवस्था चाहिए। तो अकेला एमएलए है, 1 मैन आर्मी, कैसे यात्रा निकालेगा? लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, अभी मेरी यात्रा उस नांगल चौधरी जहां पहली बार गया था मैं, उस राजस्थान बॉर्डर से शुरू हुई थी, आज पूरे हरियाणा आपके हल्के से भी होकर गुजरी थी। एक पूरा कारवा बनता चला गया और इस पूरे प्रदेश में एक संदेश दिया कि बलराज कुंडू व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा है, आपको जगाने के लिए लड़ रहा है। मैंने पूरे प्रदेश में गांव गांव जाकर लोगों से चर्चा की, लोगों से जाना कि उनकी तकलीफें क्या है, उनका दर्द क्या है, और उस सारी तकलीफों को उस विधानसभा में उठाने का काम किया 27 दिन की पैदल यात्रा चलने के बाद में। और सारा निष्कर्ष ये निकाला कि आज पूरा प्रदेश का हर वर्ग, 36 बिरादरी, हर प्रदेश का कर्मचारी, व्यापारी आज सरकार की नीतियों की वजह से परेशान, आज इस सरकार को भगाना चाहता है। तो मैं आप लोगों के बीच में आपसे पूछने कि आप कब जागोगे? आज आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, बेरोजगारी में 1 नंबर पर हो गया, नौकरियां खत्म कर दी, वो नशे की तरफ, अपराध की तरफ जा रहे हैं। और वो राजकुमार जो आपसे वोट लूट के ले गया था चौधरी देवीलाल के नाम पर, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, आज वो कई हजार करोड़ रुपए लूट के अपने घर भरने का काम कर रहा है। आपसे बड़े बड़े वादे किए थे उसने, बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करने के,
युवाओं को रोजगार देने की बड़ी बड़ी बातें की थी, इस जींद को राजधानी बनाने की बात की थी। क्या क्या आपको सपने दिखाए, इस भाजपा को जमुना पार भेजने की बात करके ले गया। छोटा देवीलाल बना दिया आपने उसको, और निकला क्या, पूरा डाकू निकला। वो तो लूट ले गया आपको, इस उचाना वालों को। जाकर उसी भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को और आपको लूट रहा है, उस किसान को लुटेरा बता रहा है। युवाओं के साथ क्या किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि ये जींद हलका, क्या उचाना, जींद जिले का उचाना हलका, मैं लगभग 35-40 गांव में जा चुका हूं और यहां लोगों से बात कर चुका हूं। ये हरियाणा प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई जिला है तो वो जींद जिला है, और जींद जिले में पिछड़ा हुआ है तो वो ये उचाना है। आपका बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जब से हरियाणा बना है, हरियाणा बनने के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा राज्य में अगर कोई भागीदारी रही है वो जींद हल्के की, उचाना हल्के की रही है। आप सब इस बात को वो करके देख लो। आपने इस उचाना से केंद्रीय मंत्री से लेकर, स्टेट मंत्री से लेकर और खजाना मंत्री, वित्त मंत्री जिसको कहते हैं, वो आपके पास रहा है। लेकिन क्या मिला आपको उचाना वालों को? और आज फिर वही स्थिति है। आज मैंने देखा कि आज एक बड़े कस्मकश में हो, एक और राजकुमार जिसे आज पूरी तरह आपको उसकी असलियत का पता चल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरा राजघराना अब दोबारा राज करने के लिए कांग्रेस में वापस कूदने का मन बना रहा है। तो आप क्या करोगे? आपके सामने एक सवाल है, क्या इन्हीं को पलटते रहोगे? क्या इस बात को समझोगे नहीं कि इनको राज चाहिए, ये कहीं भी कूद सकते हैं फिर वापस आ सकते हैं? मैं आज उचाना वालों से पूछना चाहता हूं कि उचाना में क्या किसी मां ने एक ऐसा बेटा बेटी पढ़ा लिखा ऊर्जावान जो आपके लिए लड़े, जो ईमानदार हो, किसान मजदूर के, बेरोजगारी के उस दर्द को समझने वाला हो, क्या कोई ऐसा बेटा नहीं जन्म दे रखा है इस उचाना में? बताओ, जवाब नहीं दिया आप सबने। युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरी माताएं भी सुन रही हैं। क्या किसी मां ने उचाना के किसी गांव में ऐसा कोई बेटा बेटी पढ़ा लिखा ऊर्जावान ईमानदार, ना झुकने ना डरने वाला कोई ऐसा लाल पैदा नहीं कर रखा क्या, जिसको आप अपना वकील, अपना प्रतिनिधि चुनकर उस विधानसभा और लोकसभा में भेज सकें? वो तो आपने मिला जी, है जी, आपने मिलेगा, कोई पढ़ा लिखा आपने मिलेगा। आप ढूंढ के दो। मैं तो एक बात कहता हूं, मैं आज फिर आपके सामने कह रहा हूं, आप कई बार सोचते हो कि वो लड़ेगा क्योंकि ये बड़े मालदार लोग बैठे हैं, ढूंढ के बनने दे, तो पीछे लाने की चिंता मत करियो, मैं लड़ दूंगा चुनाव। और बताओ इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं? वोट तुमने देनी होगी, बेटा बेटी तुम्हारा होगा। मैं तो आपको बचाने के लिए, आपके बच्चों की चिंता करने की, इस बात के लिए उसने लड़ूं के सौदा में दे दूंगा। और बताओ क्या चाहिए? फिर तो तैयार हो। आज तो हमारा तड़के के वहां फिर न्यू लाग जो आगे खड़े हो गए हैं। कभी तू पहले पुता ये फिर मैं देख दूंगा। गाड़ी कौन सी चाहिए? ले ले, बाहर खड़ी है। यूं नहीं, प्रचार में देखांगे, तकरे करांगे, ये करांगे, तकरे करांगे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं आज आपसे यही कहने आया हूं कि आपको जागना होगा आपके लिए। बस इतना कह ली, बैठ जा, ये बैठ जा, तेरी होली बात पूरी, बैठ जा। और आपस में सारा क्लब थोड़ा आवाम ही है, मैं कौन ईमानदार लड़का है, कौन बेचना है, वो आप काम लेंगे आपको। ठीक है चाचा, मैं भी आपको वादा करता हूं, आप ऐसा को बेटा बेटी मुझे ढूंढ के दे देना, अगली जिम्मेवारी मेरी, ठीक है?
लेकिन एक काम ना करियो, जो गरीब का लो सरिया काटने के चक्कर में गाटर ले लिया तुमने, गलत तो निकन था। तो अब की बार शाने होकर फैसला करियो। और आज ये जरूरत है, मैं इसलिए आया हूं आपके बीच में। वहां जब मैंने देखा कि बलराज कुंडू, तो मैं माले मन आपकी बार पहले से ज्यादा वोटों से बनाएंगे, लेकिन अकेला बलराज कुंडू कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं चिल्लाता हूं तुम्हारे लिए, देखते हो लाइव सारे तस्वीरें आप। टुडे न्यूज़ पर शेयर करते हुए आज पूरा हरियाणा, जिला जींद मैं पहली बार विधायक बन के विधानसभा में गया हूं। महम से निर्दलीय आज विधायक पूरा हरियाणा बलराज कुंडू को कहता है विधायक हो तो मैं माड़े जैसा। मैं जब बीच में विधानसभा में जब खड़ा होता हूं तो उनकी पिंडिया कांपती है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की, आपके राजकुमार की और मंत्रियों की। मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं, ना AK-47 लेके जाता उस विधानसभा में। वो इसलिए कांपते हैं कि मैं के सच बोलता हूं और आप सबके लिए बोलता हूं, आपके दर्द और आपकी तकलीफों के लिए बोलता हूं, युवाओं की बेरोजगारी के लिए बोलता हूं, किसान की बदहाली के लिए बोलता हूं, गरीब के साथ हो रही अन्याय के लिए बोलता हूं, लूट और भ्रष्टाचार के लिए बोलता हूं, आपके बच्चों का जो भविष्य अंधकार में है उसके लिए बोलता हूं। इसलिए उस सच्चाई के सामने उनकी आवाजें, उनकी जुबान लड़खड़ाती हैं, मेरा सामने करने की हिम्मत नहीं होती। नीडर होकर, बेबाक होकर बोलता हूं, डरता नहीं उनकी बातों से। मुझे पिछले 3 साल से मंत्री बनने का अनेकों ऑफर दिए, लेकिन मेरे अंदर वो जमीर, मेरी आत्मा, जिस महम के बहादुर लोगों ने, जनता ने मुझ पर विश्वास करके वो आशीर्वाद देकर अपना प्रतिनिधि चुनकर उस विधानसभा में भेजा, उनके साथ गद्दारी कैसे करूं। मेरे को अनेकों बार मंत्री बनाने की, लेकिन कैसे बन जाता उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें किसान को बर्बाद करने की नीतियां बनाई जाती है। कैसे बन जाता उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें बेरोजगारी बढ़ाने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। कैसे बन जाता उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें युवाओं का शोषण करने के लिए DC रेट की प्लानिंग की जाती है। कैसे बन जाता उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें बुजुर्गों की पेंशन काटने की नीतियां बनाई जाती हैं। कैसे बन जाता उस मंत्रिमंडल का हिस्सा जिसमें स्कूल से मास्टरों को खत्म करने की नीतियां बनाई जाती हैं, जिसमें लूट और भ्रष्टाचार के आयाम किए जाते हैं। मैंने ठुकरा दिया उसको। राज्यसभा के लिए पूरे हिंदुस्तान का उदाहरण है। मेरी एक वोट के मुझे कितने पैसे मिल रहे थे आप सोच भी नहीं सकते। आपने टीवी चैनल पर देखा होगा, बीजेपी के मंत्रियों की सब मेरे घर पे लाइन लगी हुई थी मुझे मनाने के लिए, वोट डलवाने के लिए। मुझे रात को मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, मुझे बड़ी बड़ी ऑफरें दे रहे हैं। मैंने उनको एक ही बात कही थी, उनका जवाब नहीं था। मैं कहा आप मुझे ये बता दो, मुझे खरीदने की तो आप दिमाग से निकाल दो, ये महम का प्यार और आशीर्वाद है, उसके मोल नहीं लगा सकते आप मेरे किस उससे एक रीजन बता दो जिससे मेरी वोट मांगते हो। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल भी किया कि वोट क्यों नहीं डाली आपने, तो मैं आज आपको बताता हूं वोट क्यों नहीं डाली। एक कैंडिडेट था बीजेपी का, उन लुटेरों को कैसे वोट डालता आप बताइए। दूसरा कैंडिडेट था कांग्रेस का। इस हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ लोगों का अपमान किया उस कांग्रेस पार्टी ने। एक बाहर के किसी को उठाकर राज्यसभा का टिकट देकर हमारे बीच में छोड़ दिया, जिन्हें यही नहीं पता हरियाणा कैसा है, कैसे लोग, क्या समस्याएं हैं। क्या 2.5 करोड़ की जनता में उस कांग्रेस को एक भी हरियाणा का कोई ऐसा पढ़ा लिखा ऊर्जावान या बुद्धिमान इंसान नहीं मिला जिसको राज्यसभा की टिकट दे देते, इसलिए उसको वोट नहीं डाला मैंने। बताओ गलत किया कि ठीक किया। एक नया हिंदुस्तान में पहली बार जो किसी ने वोट नहीं डाली होगी, राज्यसभा की वोट की बहुत मोटे पैसे निकले, बोलियां लगती हैं। तो मेरे उस दर्द है, वो पीड़ा है जिसको लेकर आज आपके बीच में आया है बलराज कुंडू। और मैंने अपने लोगों से चर्चा करके मैंने निर्णय लिया कि जब तक इस विधानसभा और लोकसभा में ये गुलाम चाटुकार और नेताओं के चमचे जब तक विधानसभा में जाते रहेंगे, तब तक इसका भला नहीं हो सकता। मेरे प्रदेश का युवा आगे नहीं बढ़ सकता, किसान खुशहाल नहीं हो सकता। तो मैंने सबसे निर्णय लेके एक पार्टी बनाने का निर्णय लिया, हरियाणा जनसेवक पार्टी। एक ऐसी पार्टी
जिसके अंदर जो भी टिकटार्थी होगा उसको उस हल्के के लोग चुन के देंगे। वो पढ़ा लिखा होगा, किसान मजदूर गरीब का बेटा होगा, जिसको उस तकलीफ का पता होगा, बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, किसान का दर्द क्या होता है, गरीब के घर में चूल्हा कैसे चलता है उसका दर्द पता होगा। ऐसे युवा पढ़े लिखे ऊर्जावान, क्योंकि आज समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनको किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। आज पैसे का बोलबाला हो गया राजनीति के अंदर, और चाटुकार और गुलाम जो नेताओं के गुलाम होते हैं, सुबह शाम उनकी हाजिरियां भरते हैं, उनको टिकट देती है पार्टी और नेता। तो ऐसे पढ़े लिखे जो इस प्लेटफॉर्म पर आने से वंचित, सिस्टम को बदलने की व्यवस्था हरियाणा पार्टी हजपा का निर्माण करके हरियाणा इस राजनीतिक व्यवस्था की वजह से 36 बिरादरी का हर वर्ग आज पीड़ित और परेशान है। मेरा वो हरियाणा लहू लुहान है। अपने उस हरियाणा को बचाने के लिए, हरियाणा के युवाओं को बचाने के लिए, किसान मजदूर और गरीब को बचाने के लिए मैंने इस पार्टी का गठन किया है। और उसकी आगाज 1 नवंबर 2023 को नए हरियाणा का निर्माण का एक नींव रखने के लिए आज आपके बीच में, आपके बच्चों के लिए आपका सहयोग मांगने आया ये बलराज कुंडू। आपसे 4 घंटे, यहां से आधे घंटे लगेगा चीन जाने का, आधा घंटे आने का, 2 घंटे रैली के। अगर आप वाकई में ही चाहते हो कि बलराज कुंडू जो बोलता है सही बोल रहा है, ये ईमानदारी से राजनीति कर रहा है, और इस व्यवस्था को, इस लूट और झूठ की, इस राजघरानों की जो एक कैप्चर कर लिया इस सिस्टम के ऊपर, उससे बचाने की राजनीति कर रहा है, तो आपसे अपील और अनुरोध करता हूं, अपने बच्चों के लिए, किसान मजदूर के भविष्य के लिए आप मेरा साथ देने के लिए 1 नवंबर को जींद पे आ जाना, एकलव्य स्टेडियम सफीदो रोड पे आपका इंतजार करूंगा। ये कहने आपके बीच में आया है बलराज कुंडू। आपसे, आपके बच्चों के लिए आपका साथ मांगने आया हूं मैं। अगर आप चाहते हैं इस राजनीति में कुछ बदलाव हो, आप चाहते हैं ये लूट और झूठ की राजनीति बंद हो, तो 1 तारीख को 1 लाख से ज्यादा की संख्या में आप वहां आशीर्वाद देने और मेरा साथ देने आ जाना। मैं वादा करता हूं उस दिन सारे हरियाणा की राजनीति के अंदर भूचाल ला दूंगा और नया हरियाणा का निर्माण करने की नींव रखने का काम करूंगा। मैं वादा करता हूं जिस दिन ऐसा हो गया, जिस दिन वो किसान मजदूर के बेटे जो पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान आपने अपने वकील और अपने प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा और लोकसभा में भेज दिए, उस दिन कभी किसान को सड़कों में बैठ के आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। उस दिन किसी किसान मजदूर का बेटा रोजगार ना मिलने की वजह सुसाइड नहीं करेगा। तस्वीर आपको दिखा रहे टुडे न्यूज। उस दिन किसी युवा को चांदपुर से टुडे न्यूज के लिए रोजगार के लिए सीईटी के नाम पर, कभी पेपर लीकेज के नाम पर, कभी उस